मुझे साइकिल लेने का एक मन में इच्छा जगी कि मुझे, जब मैं बच्चों को देखता था कि स्कूटी में, गाड़ी में, कार में जाते थे, तो परिस्थितियाँ इस अनुकूल नहीं थी कि हम स्कूटी या कार की बात सोच सकें। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, मैं ललित जोशी आज आपको एक गांव से लेके दूसरे गांव और देवभूमि उत्तराखंड में कुछ बातों को, जो कि स्वयं मुझसे संदर्भित हैं, आपके सामने उन बातों को रूबरू करूंगा। जी हाँ, मेरा जन्म देवभूमि उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के एक छोटे से ग्राम सभा हरकुला में हुआ। मैंने जीवन में कई बातें सीखा और कई चीज़ों को लेके इस स्तर तक आए। तो उनमें शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो 90s के दशक में हम लोगों की जो पहाड़ों में स्कूलिंग होती थी, हम लोग जब सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में 8th तक, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला बागेश्वर जनपद में पढ़ने का, उन विषम परिस्थितियों में जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम कॉलेजों में, स्कूलों में जाते थे, 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना आना, चढ़ाई और तमाम चीज़ें, इवन घर आके, क्योंकि जो लोग पहाड़ों के हैं, धान कूटने से लेके, कभी घास काटने से लेके, लकड़ी तोड़ने से लेके, सारे अमूमन हम लोगों ने वो काम किए। ये दौर उस समय का था जब हम और हमारे साथी के मन में एक सपना था कि हमें आके जाके कुछ करना है। परिस्थितियाँ बनती गई। 8th के बाद हल्द्वानी में आने का मौका मिला और जब हल्द्वानी में आए तो पहली बार शहर की चमक देखने का मौका मिला। एक गांव से जिसकी फैमिली गाय लेके हल्द्वानी आया हो, रोज़मर्रा की चीज़ें, संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हौसला था कि कुछ अपने पैरों में खड़ा होके हम शहर में आए हैं तो अपने आप को प्रूफ करेंगे, अपने आप को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसी मन में लालसा थी। माँ बाप के आशीर्वाद से मुझे आज भी याद है जब हल्द्वानी MB इंटर कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ, क्योंकि मोतीलाल बाबूलाल इंटर कॉलेज हल्द्वानी में एक ऐसा विद्यालय है, आज भी है, जहाँ पर हर वर्ग का बच्चा वहाँ पढ़ता है। क्योंकि घर की माली हालत, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी कि हम कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ें, किसी CBSE बोर्ड में पढ़ें। इवन विद्या मंदिर में भी आगे की पढ़ाई करना संभव नहीं था, क्योंकि 500-600 महीना फीस जाती थी। और उसी समय MB इंटर कॉलेज में जहाँ 10 रुपया 15 रुपया फीस पड़ती थी, तो हमारे जैसे अन्य लोगों को वहाँ पढ़ाई करने में कभी दिक्कत नहीं आई। मेरा सौभाग्य मिला जब देहरादून आने से पहले हल्द्वानी में, क्योंकि 12वीं तक की पढ़ाई जहाँ पर की, वहाँ तमाम उन लोगों से मैं मिला जो एक मध्यम परिवार से आते थे। कई लोगों की घर की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हौसला सबके अंदर था। हौसला आर्मी में जाने का था। पहली बार हमने आर्मी की वर्दी वहाँ पर देखी कि 78 बटालियन NCC के कुछ अधिकारी वहाँ पर आए थे। मुझे आज भी याद है कि जब NCC की तैयारी चल रही थी भर्ती की, तो स्कूल में 9th से लेकर 12th तक का पढ़ाई के दौरान NCC में जाने का मौका मिला। मन में एक जज्बा था कि एक दिन हम आगे बढ़ के देश के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन मंजिल किसकी कहाँ होती है वो स्वयं पता नहीं होता है। लेकिन अगर मन में इच्छा शक्ति हो कुछ करने की, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी मंजिल के अनुरूप बढ़ता जाता है। जी, 98 और 2000 का समय था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि आज जिस स्तर में है और जिस स्तर से हल्द्वानी में आए थे, मुझे भली भांति याद है कि 6 महीने तक जहाँ हम दमुआ ढूंगा में रहते थे, वहाँ पर लाइट भी नहीं थी घर में। एक हमारे पड़ोस में आज भी मुझे याद है, हम दीवानदा ताई जी, ताऊ जी कहते थे। रात को उनकी छत में हम सोते थे, क्योंकि गर्मियों के दिन में अंदर रहने की स्थिति नहीं होती थी। वो जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादें हैं। लेकिन मेरा टर्निंग पॉइंट जो आया जीवन का, वो तब आया जब मुझे साइकिल लेने का एक मन में इच्छा जगी कि मुझे, जब मैं बच्चों को देखता था कि स्कूटी में, गाड़ी में, कार में जाते थे, तो परिस्थितियाँ इस अनुकूल नहीं थी कि हम स्कूटी या कार की बात सोच सकें। परिस्थितियाँ वहाँ तक थी कि हम साइकिल कैसे लें,
स्कूल की फ़ीस घर वाले देते थे, ट्यूशन की फ़ीस भी घर वालों ने दी, लेकिन क्योंकि साइंस के स्टूडेंट थे तो उनके सब्जेक्ट की सारी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की ट्यूशन फ़ीस को भी देना एक चुनौती था। जब साइकिल लेने का एक मन में इच्छा शक्ति जगी तो उस समय रेंजर साइकिल का बड़ा क्रेज़ था और वो साइकिल ख़रीदने के लिए 5,000 रुपया बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि साइकिल का सपना था। उस साइकिल के सपने को लेके मेरे मन में एक इच्छा शक्ति आई कि क्यों ना मैं काम करूं, और मुझे सौभाग्य मिला। लगभग 1.5 महीना पहले 5 दिन मैंने एक अपने पार्टनर के साथ काम किया और वहाँ पर परमल, दाना, चुन्नी, अगरबत्ती हम मार्केट जाते थे और उन चीज़ों को लेके जब मैं मार्केट की ओर गया तो जब हमने वो सामान कलेक्ट किया तो धीरे धीरे मेरे को कुछ इंसेंटिव मिला। 5 दिन में 250 रुपया, हम 500 रुपया एक दिन प्रसाद बेचते थे तो 50 रुपये इंसेंटिव मिलता था। वो इंसेंटिव के माध्यम से मैंने 5 दिन के बाद ये सोचा कि क्यों ना मैं अपना प्रसाद की ठेली लगाऊं। हम खुद गए, शौक था, शर्म नहीं थी। लोगों को करते हुए देखते थे, कभी हेजिटेट करते थे कि यार कहीं लोग कुछ कहेंगे तो नहीं। फिर एक मन में था नहीं, साइकिल चाहिए ना, काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 28 दिन में 18,000 का प्रसाद बेचा। उस दिन मेरे मन में एक बात तो अंदर घर गई कि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आज लोग कहते हैं कि वाइट कॉलर जॉब चाहिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ने से अच्छी जॉब मिलती है। मेरा मानना है कि एक राजमा चावल की ठेली लगाने वाला व्यक्ति भी, अगर हम देहरादून की बात कर लें, आज हम वर्तमान में देहरादून में हैं, तो कई बार हमको लगता है कि जहाँ पर हमने 10 रुपये के राजमा चावल, कड़ी चावल खाए, वो जब रात को घर जाता है तो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये कमा के लेके जाता है। लेकिन वहीं पे हम लोगों के अंदर एक भावना रहती है कि ये कहीं काम छोटा तो नहीं, मेरे लोग देखेंगे तो। इस तरह की छोटी छोटी भावनाएं उत्पन्न होती है जो सेल्फ डिमोटिवेट करती है, क्योंकि आगे बढ़ना था, आगे पढ़ना था। वो 2 महीने गर्मियों के कटे और वो 18,000 रुपये लेके, मुझे आज भी याद है, पहली बार अपने लिए साइकिल खरीदी। अब कॉलेजों के एजुकेशन लाइन में आने की बात हो गई थी और जब हम स्कूलों में जाने लगे तो मुझे सैकड़ों बच्चों ने कहा, सर मैं नशा नहीं करता, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी नौकरी लगाइए। अक्सर पहाड़ का बच्चा जब आप देहरादून या शहर में होते हैं तो जॉब की अपेक्षा करता है, लेकिन जॉब ऐसी कुछ थी नहीं। मेरे मन में विचार आया, क्योंकि जब मैं दुबई, मलेशिया, सिंगापुर गया, लगभग 13 कंट्री अभी तक मुझे जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि विश्व की इकोनॉमी को लीड करने में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बड़ा हाथ है, हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी। तो मैंने कई होटल्स के जो HR थे, GM थे, उनसे बात की कि हमारा पहाड़ का बच्चा ईमानदार है, हमारा पहाड़ का बच्चा नशा नहीं करता, हमारा पहाड़ का बच्चा डेडिकेटेड है, हमारा पहाड़ का बच्चा छोटा बड़ा काम कर लेता है। आप बताइए आपको कैसा यूथ चाहिए? क्योंकि अगर ताज होटल की बात करें, ओबराय की बात करें, तो वहाँ पर एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जो आर्मी की तरह डिसिप्लिन्ड हो। उसकी हेयर स्टाइल, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका चलना, उसकी बात करना, उसके अंदर अतिथि देवो भव के गुण होने चाहिए। तो उन्होंने कहा, देखिए हमको वो बंदा चाहिए, एक तो जो समर्पित हो, जो काम को छोटा बड़ा ना समझे, जो डिसिप्लिन रहे और जो अपने मालिक के प्रति 100% दे। मैंने कहा ऐसे ही बच्चे मैं दूंगा, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो उन्होंने कहा आप केवल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कराइए, उनको मोटिवेट कीजिए, आप स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको मोटिवेट कीजिए। तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं 2012 तक कई इंस्टीट्यूशनों के साथ MBA करने के साथ साथ, मैनेजमेंट के साथ साथ, रेस्टोरेंट चलाने के साथ साथ, कई काम करने के साथ साथ 2013 में निश्चय किया कि मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन चलाऊंगा और उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जिनके माँ बाप सक्षम नहीं हैं फीस देने में। मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जिनके अपने माँ बाप नहीं हैं, जो माँ कहने को तरसते हैं, जो पिता के आभास को कभी उजागर नहीं कर पाते। लेकिन छोटा सा प्रयास किया और पहले साल
मेरे को लगभग 95 बच्चे मिले। उसमें भी हमने, क्योंकि मैं MBA मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, सारे बच्चे फ्री नहीं पढ़ा सकते थे। हमने 2 कैटेगरी चूज की, एक जिनका कोई नहीं है, दूसरा जिनका माँ बाप हैं लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और एक तीसरी कैटेगरी चूज की जो आर्थिक रूप से सक्षम है। मेरे को श्योरिटी थी कि अगर हमने बच्चे को 1 साल 6 महीने का डिप्लोमा किया तो वो बच्चा 10,000 15,000 कुछ नहीं खा पी के रह के 12,000 10,000 से तो शुरुआत करेगा, क्योंकि तब तक मैं कम से कम 10 ग्रुप होटल से बात कर चुका था। तो करते करते 2013 का जो समय आया और आज 2020, आज तक लगभग 1,500 से अधिक बच्चा मेरे संस्थान UIHMT और वर्तमान फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज इन उत्तराखंड CIMS कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और रिसर्च, मुझे सौभाग्य मिला उसका चेयरमैन बनने का। और आज तक केवल इस संस्थान में 1,500 बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। उसमें कई सैकड़ों बच्चे अनाथ अलग अलग क्षेत्रों के, क्योंकि जब मैं स्कूलों में जाता था तो मुझे ग्राउंड लेवल में बच्चे मिलते थे। मुझे पता था कि इसके घर की कंडीशन क्या है। मुझे दर्द होता था कि अगर वो बच्चा यहाँ आके बिगड़ गया तो वो तो अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन पाएगा, वो तो अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि देश की रक्षा करने से पहले अगर हम अपने परिवार की रक्षा कर ले, अपने माँ बाप की रक्षा कर ले, अपने कुटुंब की रक्षा कर ले, अपने गांव के बारे में अच्छा सोच ले, तो आप फिर देश की रक्षा करने लायक बन जाते हैं। तो इसी दौरान दोनों चीज़ें पैरेलल चलती गई। बच्चों को एजुकेशन देते गए, साथ में नशे के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया सजग इंडिया के माध्यम से। उनके अंदर की ज्वाला को पैदा करने के लिए एक प्रयास किया और उस प्रयास के बदौलत लाखों बच्चों से जुड़े, सैकड़ों अनाथ बच्चों को पढ़ाने का काम किया। क्योंकि सबको निःशुल्क पढ़ाने का काम संभव नहीं था, इसलिए हर वर्ग के बच्चों को लिया, आर्थिक कमज़ोर बच्चों को भी लिया, अनाथ को भी लिया, फीस देने वालों को भी लिया, और करते करते सैकड़ों बच्चे आज दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, तमाम क्रूज लाइन, शिप लाइन, होटल लाइन्स में अपना कैरियर बना रहे हैं। सुकून इस बात का है कि किसी भी बच्चे के माँ बाप के खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने की कोशिश नहीं की। हर ज़रूरतमंद जिसको आवश्यकता थी एजुकेशन की, क्योंकि अपने दिनों को याद करते हुए, जब हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं था, जब हम दूसरे के वहाँ पढ़ने जाते थे, उस भाव को मन में रखते हुए आगे बढ़ते गए। और 2016-17 में पहली बार रेगुलर यूनिवर्सिटी से कोर्स लाने के बाद पैरामेडिकल लाइफ साइंस के क्षेत्र में गए। और आज क्योंकि इस समय इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नर्सिंग, हॉस्पिटलिटी और पैरामेडिकल की आवश्यकता है, तो आज इस देवभूमि उत्तराखंड के साथ पूरे प्रदेश के और देश के अलग अलग राज्यों के बच्चे आज लगभग 1,500 के करीब छात्र छात्राएँ हमारे दोनों संस्थानों में पढ़ रहे हैं। और आगे निरंतर एक मन में इच्छा है कि जिस दिन थोड़ा सा सक्षम हो जाएं, अभी क्योंकि संघर्ष है, उस दिन 500 बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, उनके विषय की रुचिता को देखते हुए 500 बच्चों के लिए एक आवासीय महाविद्यालय खोलने का एक सपना है। वो तो समय तय करेगा, लेकिन अर्श से लेके फर्श और फर्श से लेके अर्श तक की ये कहानी केवल अपनी है और अपनी ही जुबानी है। किसी प्रकार के कोई भी भावनाएं किसी को आहत करने के लिए नहीं है, लेकिन बागेश्वर जनपद के हरकुला गांव से लेके राजधानी में आने तक, 13 जनपदों से लेके 13 देशों में घूमने तक, प्रसाद बेचने से लेके 2 संस्थानों का चेयरमैन बनने तक, कैंटीन चलाने से लेके चाय बेचने से लेके MBA तक का सफ़र, और मीडिया से लेके बाद में LLB LLM करने तक का सफ़र हमेशा अपने आप को प्रेरित करता है। और आगे भी जीवन में मेरा ये मानना है कि हमारे देश के लोग, हमारे पर्वतीय अंचलों के लोग, इस प्रदेश के लोग, इस हिंदुस्तान के लोग जननी जन्मभूमि के भाव को अपने अंदर रखें और अपने लिए जीने के लिए एक अंदर से एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाए। क्योंकि जीवन में आपको व्यक्ति प्रेरणा तो बन सकता है, लेकिन प्रेरित करने के लिए आपको अपने अंदर की ज्वाला को जलाना पड़ेगा। वो ज्वाला एक दिन स्वयं के लिए प्रेरणा बनती है और स्वयं व्यक्ति मोटिवेट होकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाने के साथ साथ देश को एक नई दिशा देने का काम करता है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।